Welcome to all of you on the platform of Study Economics. Today we start our discussion about macroeconomics. This is lecture number 1. Okay. In unit number 1, we have chapter that name as Introduction to Macroeconomics. Introduction to Macroeconomics. Okay. Introduction to Macroeconomics means this chapter basically tells about what is macroeconomics. What are the topic you can learn in macroeconomics, like economic growth, unemployment, inflation, like business cycle, like government policies. These are the topic that you learn in the macroeconomics subject. So this will introduce you what you will learn थ्रू आउट द कोर्सेस. ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसके टॉपिक जो है उसको टॉपिक की थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में. दैट इज आवर यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं. ओके, we can learn in first semester and second semester that is microeconomics. What? Microeconomics. And now we are learning that is macroeconomics. तो माइक्रो और मैक्रो व्हाट इज द डिफरेंस. माइक्रो का मतलब ही होता है व्हाट, स्मॉल, टीनी, छोटा, स्मॉल टीनी. ठीक है ना, मतलब अगर आप अपने घर के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कौन क्या बनाएगा, कौन कितना कमाएगा, कौन कमाएगा, कौन क्या काम करेगा, ठीक है ना, तो आप अपने घर के बारे में, आप एक सोसाइटी के बारे में, आप एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स कब, जब आप सिर्फ अपने एक घर के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने घर के बारे में, अपने एक सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आप अपने एक मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हम लोग उसके अंदर टॉपिक देख चुके हैं क्या क्या. दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, जो कि घर की बात होती है, कौन डिमांड करेगा, कौन सप्लाई करेगा, ये सब चीजें. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक, है ना, पब्लिक गुड, जो हमारा सोसाइटी की बात करता है, पब्लिक गुड, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, है ना. तो ये सब सारा टॉपिक था वो माइक्रो का. हम छोटा लेवल पे पढ़ रहे थे, एक इकोनॉमी को बेसिक से समझ रहे थे, एक इंसान को देख करके समझ रहे थे. दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स कम टू मैक्रो. मैक्रो का नाम का ही मतलब, मैक्रो मतलब लार्ज. व्हाट? लार्ज. जब हम इकोनॉमी को लार्ज स्केल पे पढ़े तो वो किसके अंदर पढ़ाई किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई किया जाता है, जब हम कोई भी इकोनॉमी को लार्ज लेवल पे पढ़ाई करें. ओके, मीन्स पहले एक घर के बारे में पढ़ रहे थे, अब पूरे, हम लोग क्या, पूरे हम लोग एक कंट्री के बारे में पढ़े. ठीक है ना, पूरे कंट्री के बारे में पढ़े. ठीक है, कि एक कंट्री के अंदर कितना महंगाई है, कितना बेरोजगारी है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है. ठीक है ना, तो ये सब टॉपिक जो पढ़ना होता है वो मैक्रो के अंदर पढ़ना होता है. आप घर में जाकर के नहीं बोलेंगे कि कितना बेरोजगारी है मेरे घर के अंदर. ऐसे टॉपिक बहुत कम होते हैं घर के अंदर, कितना महंगाई है हमारे घर के अंदर, बिकॉज दिस आर द नेशनल टॉपिक, है ना. ये नेशन की टॉपिक है कि महंगाई और बेरोजगारी कितनी होती है. स्टेट के अंदर भी नहीं आता है, बहुत कम आता है, नेशन के अंदर आता है. गेटिंग माय पॉइंट. दैट इज मैक्रो. सो हाउ वी कैन डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं it is the study of the structural performance of nation economies and of the policies that government used to try to affect the government performance.
सॉरी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो क्या है इसका डेफिनेशन, क्या कहता है, ये क्या है, हम लोग को स्टडी करना है किस चीज के बारे में, नेशन की स्ट्रक्चर क्या है, परफॉर्मेंस किस तरीके से कर रही है नेशन। ठीक है, महंगाई में क्या परफॉर्मेंस है, बेरोजगारी में क्या परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या परफॉर्मेंस है, रिसेशन है या इन्फ्लेशन है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें, और क्या साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस क्या है, पहला चीज हमारे नेशन की परफॉर्मेंस क्या है, और गवर्नमेंट जो मेजर लेती है, किसी भी देश की गवर्नमेंट मेजर लेती है कि हमारा इकोनॉमी ऐसा होना चाहिए, उसकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है ना, जो गवर्नमेंट ने मेजर लिया है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब स्टडी वे इकोनॉमिक्स एट अ लार्ज स्केल, है ना। जब हम लोग लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करें तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रॉब्लम नहीं। ओके, नो, दैट इज हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया, दैट इज कोई भी नेशन के स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट जो इकोनॉमी के लिए डिसीजन लिए उसकी परफॉर्मेंस, उसी को वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ओके, हाँ। अब बात आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक के इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, तो हमें बताया जा रहा है क्या क्या पढ़ना है, पार्ट टू स्टडी। तो हमें पढ़ना होता है सबसे पहला, दैट इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पढ़ना, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कंट्री ग्रोथ कैसे कर रही, कितना कर रही, तो वो चीजें कैसे इफेक्ट पहुंचाते, किस चीजों के ऊपर ग्रोथ डिपेंड करता है। और क्या पढ़ना होता है, सेकेंड चीज इज दैट इज बिजनेस साइकिल मॉडल। बिजनेस साइकिल मॉडल सेकेंड चीज जो हमें पढ़ना है, बिजनेस साइकिल मॉडल, वो हम लोग बात करेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, कितना है, कैसे, सारा चीज पढ़ेंगे। कैसे बेरोजगारी को नापा जाता है, ठीक है ना, ये सारा चीज। फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होता है, कैसे खत्म कर सकते हैं, सारा चीज क्या मेजर ले सकते हैं। फिर हमारा क्या आता है, इंटरनेशनल इकोनॉमीज। इंटरनेशनल इकोनॉमीज मतलब बाहर वाले देशों के कारण हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंच रही है। ठीक है, एंड लास्ट जो गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस है वो, दैट इज व्हाट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। ये हमारा क्या स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है, ये सब चीज, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। बट गवर्नमेंट पॉलिसी इज व्हाट, हमारा व्हाट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, दैट जो स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा लिया है। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट विल लर्न इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो अब हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करके देखेंगे हर एक टॉपिक को, और समझेंगे क्या है। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, क्यों होता है, यूएस के अंदर क्या ट्रेंड था, बिजनेस साइकिल मॉडल क्या है, क्यों है, क्या ट्रेंड है, क्या ग्राफ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वैसे ही सारा चीजों को देख। अभी भी अब पार्ट वाइज हमें डिवाइड करते चले जाना है। दैट इज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक, ओके। ग्रोथ, सबसे इसके अंदर जो मीनिंग आता है दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ कहते किसको, कोई भी कंट्री ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है आप ग्रोथ कर रहे हैं, आपका कंपनी ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब क्या, आप कुछ ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, यस और नो, यस, आप आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आप ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, ये चीज है। वैसे ही कोई कंट्री ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब व्हाट, ग्रोथ कब कहेंगे, जब आउटपुट इंक्रीज करेगा। जब आउटपुट इंक्रीज करे तो हमें क्या कहते हैं उस चीज को, कि उस चीजों की ग्रोथ हो रहा है, उस कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये सब आउटपुट के टर्म है। ओके, अब आउटपुट बढ़ना, आउटपुट बढ़ना किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट बढ़ना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज, आउटपुट हो सकता है कि उस कंपनी के अंदर मशीन बढ़ गया हो, दैट इज कैपिटल।
उस कंपनी के अंदर आपका कोई कंपनी है, आपका ग्रोथ हुआ, हो सकता है आप ज्यादा मशीन खरीदे हो, है ना, इसके कारण बढ़ाओ। और हो सकता है आउटपुट इस कारण बनाओ क्योंकि आपने ज्यादा लेबर हायर किया हो, या जो लेबर की स्किल है सेम लेबर है, उतना ही है, लेकिन अब पढ़ा लिखा हुआ लेबर है, तो लेबर की स्किल इंक्रीज कर गई, तब आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। मशीन इंक्रीज कर जाए तब बढ़ेगा, या लेबर की स्किल बढ़ जाए कि नहीं इस चीजों को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिले, दैट इज स्किल, ठीक है, तब बढ़ सकता है। तो ग्रोथ कब होगा, चाहे तो कैपिटल, ठीक है, चाहे मशीन में इन्वेस्टमेंट बढ़े, चाहे स्किल बढ़े, दैट इज एजुकेशन, लेबर के अंदर बढ़े, एजुकेशन बढ़े। बट दिस थिंग विल बी डिपेंड अपॉन कि कैपिटल कितना है, ठीक है, मशीन आप कितना खरीदेंगे, किसके चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैपिटल मशीन खरीदना, इस चीज को कहते हैं इन्वेस्टमेंट, कि कि कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है मशीन खरीदने में, ये चीजों, समझ रहे हो ना, दैट इज गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये सब चीज। तो आउटपुट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल और लेवल स्किल के ऊपर। इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी का किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कि वो कंपनी कितना सेव करके रखी है, कितना पैसा उसके पास है। एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कि सरकार के पास कितना पैसा है, समझ रहे हो ना। और पैसा का मतलब आपके पास कितना सेव करके रखें, सेव, दैट इज सेविंग। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस, समझ रहे हैं कि कोई भी एक ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब क्या, आउटपुट का इंक्रीज हो जाना। आउटपुट इंक्रीज करना चाहे तो कैपिटल से हो सकता है, चाहे वो स्किल को इंक्रीज कर से हो। कैपिटल इंक्रीज होना, स्किल इंक्रीज होना, क्या कहते हैं इसे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है हमारे कंट्री के लिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के टर्म में बात करने, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना, तो इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, जब मेरे पास पैसा होगा, मतलब जब मेरे पास सेविंग होगा। तो इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सेविंग के ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब अगर रिलेशन आप देखें कि आउटपुट को अगर हमें इंक्रीज करना है, तो इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना है। इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज करेगा, जब सेविंग इंक्रीज करेगा। गेटिंग कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन। आउटपुट बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, सेविंग बढ़ाओ, या उल्टा बोलो, सेविंग बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, ओके। सो दिस इज आवर growth. But what is the definition of growth? Define growth, economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ को ईजी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके। मैं जूम कर रहा हूँ कि आप लोग भी क्लास नोट्स एज छोटा छोटा आप बना रहे होंगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत काम आएगा वो चीज, ठीक है। अभी आप पढ़ लेंगे, जब आप क्लास को लीव करेंगे तो आपका दिमाग अलग जगह अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। फिर आप ये सब चीजों को याद नहीं रख पाए, इसलिए एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, जब आप लिखते रहे कुछ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कहते हैं, दैट इज एन इंक्रीज इन, जो मैंने बताया वही चीज, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट, अमाउंट ऑफ आउटपुट को गुड्स एंड सर्विसेज भी लिख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर हेड, प्रोड्यूस्ड पर हेड of the population over a period of time, over a period of time। मतलब इस डेफिनेशन का अंदर क्या हुआ, सपोज आपका एक कंपनी था 2010 के अंदर, ये कंपनी जो है वो 10 लेबर इसके अंदर काम करते थे और प्रोड्यूस करते थे 1000 बिस्किट पर मंथ। आपका कंपनी है, ठीक है ना, 1000 बिस्किट पर मंथ 2010 के अंदर प्रोड्यूस करते थे। बट 2022 में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 लाख बिस्किट। वही वही 10 लेबर प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 1 लाख बिस्किट प्रोड्यूस कर। इसका मतलब क्या हुआ, कि वही है टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड से दूसरा टाइम पीरियड को अगर रिलेट करके देखें, आदमी सेम है, अमाउंट ऑफ लेबर सेम है, बट आउटपुट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, 1000 से 1 लाख इंक्रीज कर गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, इस जो कंपनी है इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ हो, क्या हुआ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ होगा, कितना हुआ होगा, तो ये 10,000 था इनिशियली,
अब अगर 10% इंक्रीज करता है तो 10,000, ये कितना 100% इंक्रीज कर गया तो कितना 1 लाख, मतलब ये इंक्रीज कर गया 100% इकोनॉमिक ग्रोथ। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना? 100% इकोनॉमिक ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। ओके, फिर से क्या हमारा एक पीरियड से दूसरे पीरियड में अगर हम लोग मेजर करें, सेम इंसान सेम 10 लेबर का कितना वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना इंक्रीज कर गया एक पीरियड से दूसरे पीरियड में लेबर का प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री का प्रोडक्शन, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे हैं? इंडिया का भी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात किया जाए तो इंडिया के अंदर 10% इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है अभी जो है, 8.5% कुछ ऐसा है, बिकॉज बिकॉज जो हमारा रशिया यूक्रेन के बीच में वार हो रहा है, दैट्स, नहीं तो इंडिया का जो था वो सभी के द्वारा ऐसा एज्यूम किया गया था कि वो 10% इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो वो 2021 में प्रोडक्शन कर रहा था उससे 10% प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, किसका, इंडिया का। गेटिंग माई पॉइंट, अगर वो 1 लाख प्रोड्यूस कर रहा था कोई चीजें, तो वो 1,10,000 प्रोड्यूस करने लगेगा क्या, 2022। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ। बट अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बात करना है किसके टर्म में, ये यूएसए की डाटा है, ठीक है? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो भी चीजें होती है वो यूएसए के टर्म में होती है, बिकॉज वो डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री के साथ साथ वहां पर इकोनॉमिस्ट भी, मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट यूएसए और ब्रिटेन से होते हैं, दैट्स वाई हमें यूएसए की डाटा को ज्यादा ज्यादा पढ़ना होता है। ओके, तो क्या है, अब देखिए है ना, यूएसए एक ऐसा कंट्री है ना जो डिफेंस के प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, मतलब डिफेंस प्रोडक्ट वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? जैसे कि गन्स, जैसे कि एयरक्राफ्ट, ठीक है ना? तो पनडुब्बी, तो सारा ये यूएसए ज्यादा प्रोड्यूस कर। अब आप बताओ कि यूएसए का इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब बढ़ जाना प्रोडक्शन, तो गन्स एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन कब बढ़ेगी, कब इसकी बढ़ना, डिमांड कब कब इंक्रीज होगा, कब जरूरत होता है गन की, एयरक्राफ्ट की, आप कब जरूरत करते हैं, आप जब किसी से लड़ाई करेंगे, मतलब लड़ाई मतलब वार, मतलब वार के टाइम में गन्स और एयरक्राफ्ट का डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। डिमांड ज्यादा होने के कारण क्या होगा, कंपनी प्रोडक्शन क्या करेगी, ज्यादा करेगी। यस और नो? यस। अगर प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है कंपनी, पहले पांच पांच लेबर मिलके 5 प्रोडक्ट बनाते थे, अब वो ओवर टाइम करके 5 लेबर मिलके 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। कब, वार के टाइम, बिकॉज वो डिफेंस के प्रोडक्ट बनाते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि वार के टाइम में यहाँ 1970 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1, ये देखिए धीरे धीरे ये इंक्रीज कर, है ना, इंक्रीज कर, ये बिकॉज ये डिफेंस प्रोडक्ट बनाता था, डिमांड कर रहे थे लोग ये। लेकिन वार जैसे ही खत्म होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, घटेगी, प्रोडक्शन क्या होगी, घटेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, घटेगी। देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर, है ना? हाँ। उसी तरीके से वर्ल्ड वार 2 के टाइम भी देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, 1940 से स्टार्ट हो गया इंक्रीज करना, बिल्कुल वर्ल्ड वार 2 के टाइम। फिर 1945 में हमारा वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ वैसे ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। तो वार स्टार्टिंग में यूएसए में इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज किया, बाद में कम हुआ, बिकॉज वो डिफेंस के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, पहली स्टोरी। ओके, सेकेंड स्टोरी है कि देखिए किसी भी किसी भी कंट्री के अंदर क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी जो है ना, वो वो हमेशा इंक्रीज ही नहीं करते रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या है, बढ़ते रहना, मतलब स्पीड आपका एस्लेटर के ऊपर, इकोनॉमिक एस्लेटर के ऊपर आपका हाथ रहे, समझ रहे हो ना ये चीज। बट अगर आप कोई रोड के ऊपर, ये ये अगर आप कोई गाड़ी भी चलाते हो, ठीक है ना, कोई अगर गाड़ी भी चलाते हो कोई रोड के ऊपर, तो अगर हाईवे है तो स्पीड तेज है, बट कोई टाउन आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, तब क्या, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरीके से इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में हमेशा आप स्पीड हाई नहीं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा आप नहीं करते रह सकते, क्योंकि आप अगर अच्छा 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 करते जा रहे हैं ना, तो आपका बुरा भी पीछे पीछे साथ आते जा रहा है, और साथ आते आते एक एक बार बुरा
ओवरकम कर लेगा। अच्छा अच्छा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या बुरा भी साथ होते जा रहा है धीरे धीरे, और एक बार ओवरकम कर लेगा आप। समझ रहे हो? तो ये चीजें होती है। अब क्यों होती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा क्यों नहीं करा सकते, ये हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी इतना ही बताऊंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग हमेशा नहीं, किसी भी कंट्री का हो सकता है, बिकॉज आप ग्रोथ कराएंगे तो बहुत चीजें आपके पीछे आती है जो खराब होता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है ना? इसलिए हमेशा बीच बीच में इकोनॉमी में भी ब्रेक लगते रहता है। मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है एक दो सालों तीन सालों तक, फिर ब्रेक लगा, फिर नहीं, समझ रहे हो ना? फिर ब्रेक लगेगा, फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये चीजें होती, और ये ब्रेक लगना कोई क्या कहते हैं, रिसेशन, डिप्रेशन। समझ रहे हो? हम लोग बिजनेस साइकिल आगे जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे रिसेशन एंड डिप्रेशन। दैट इज ब्रेक लगना इकोनॉमी के अंदर। छोटा ब्रेक लगी रिसेशन, बड़ा ब्रेक लगी डिप्रेशन। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर ब्रेक लगेगा, जहां पर भी ब्रेक लगेगा वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, कम होगा, है ना? ब्रेक लग गया, गाड़ी की स्पीड कम हो गई, मतलब क्या आउटपुट इंक्रीज होना कम हो गया, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया। मतलब कि इस फिगर में अगर बात किया जाए तो जहां पर भी डिप्रेशन है, यहाँ देखिए 1929 में यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक तो वार खत्म हुआ, साथ में डिप्रेशन भी आ गया तो कम है। साथ में जहां भी रिसेशन आया वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखिए रुक गया, रुक गया। समझ रहे हो कि नहीं? जहां पर भी रिसेशन, मतलब यहाँ ये सब जगह पे क्या लगा, इकोनॉमी के अंदर ब्रेक लगा, ब्रेक। देख रहे हैं ना? हर 5 से 10 सालों के बाद रिसेशन आ ही रहा है। सो दैट्स द केस। ओके, अब हम लोग बात करने वाले बहुतों के माइंड में चल रहा होगा कि क्यों ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हमेशा नहीं हो सकता कोई भी कंट्री के अंदर। बहुत के माइंड में चल रहा होगा, बताइए मुझे क्यों नहीं हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता। ओके, तो बताता हूँ। सपोज कोई भी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ इंडिया के अंदर? इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा होने के कारण आउटपुट क्या है इंडिया की, आउटपुट जरूर इंक्रीज की होगी, बिकॉज डेफिनेशन इसका यही है, इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट बढ़ाओ, आउटपुट कैसे बढ़ा होगा? आउटपुट बढ़ा होगा जब उसके अंदर लेबर बढ़ाओ, है ना? लेबर बढ़ा होगा, काम करने वाले लोग बढ़े होंगे, है ना? डिमांड डिमांड किया होगा कंपनी उस लेबर की। लेबर ज्यादा काम कर, ज्यादा काम करने का मतलब क्या, उनको वेज जो मिलेगी, उनको जो तनख्वाह मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ग्रोथ किया जिससे आउटपुट ज्यादा हुआ। कैसे आउटपुट ज्यादा हुआ? लेबर ज्यादा कंपनी हायर की होगी, मतलब अब जो लेबर की है वेज क्या मिल रही होगी, उनको ज्यादा मिल रही होगी। अब अगर वेज उनको ज्यादा मिल रही है, उनके पास इनकम ज्यादा है, लोगों के पास, है ना, तनख्वाह उनके पास ज्यादा है, तो इस इनकम से वो क्या करें, जाकर के कुछ तो खरीदेंगे मार्केट के अंदर। तो वो मार्केट के अंदर जाएंगे और डिमांड करेंगे क्या, ज्यादा। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, कि मेरे को ये खरीदना। समझ रहे हो ना? तो अगर डिमांड वो ज्यादा करेंगे कि नहीं, पहले वो एक ओरियो खाते थे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण उनका वेज बढ़ा, इनकम बढ़ा, जिसके कारण अब 2 ओरियो 3 ओरियो खा रहे हैं, जिस कारण डिमांड ज्यादा है, जिस कारण उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्राइस ज्यादा होगा ना, मतलब क्या हो गया, महंगा हो गया, महंगा। समझ रहे हो ना? और महंगा होना इज नॉट अ गुड फॉर इकोनॉमी, और ये लंबे समय के लिए महंगा हो, इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इसीलिए मैं बोला था, बाद में बताऊंगा, लेकिन कोई नहीं। ठीक है ना? इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब क्या, ग्रोथ हुआ, आउटपुट बढ़ा, वेज बढ़ा, तनख्वाह बढ़ी, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, जिसके कारण प्राइस बढ़ा। प्राइस ज्यादा लंबे टाइम तक बढ़े तो महंगाई बढ़ेगा, और महंगाई इकोनॉमी के अंदर आ जाना, दैट इज बैड थिंग, बैड थिंग। और महंगाई ज्यादा हो जाना मतलब बैड थिंग। क्यों ज्यादा हुआ महंगाई? क्योंकि ग्रोथ ज्यादा हुआ, दैट्स वाई महंगाई क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो ग्रोथ के पीछे पीछे क्या आ रहा था, जो बुरा चीज है वो क्या है, महंगाई है। समझ रहे हो ना? महंगाई, ग्रोथ बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़, और एक टाइम महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, लोगों के लिए बर्डन हो जाएगी महंगाई, बहुत ही हॉट टॉपिक होती है कोई भी इलेक्शन के लिए किसी भी कंट्री के अंदर। तो क्या, उस सरकार को महंगाई को कम करना हो। अब आपको महंगाई को अगर कम करना है, ये जो इन्फ्लेशन आ गया ग्रोथ के कारण, इसे कम करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जन्मा कहाँ से, जहां से इसका रूट है, उस रूट को काटो।
तो कहाँ से जन्मा था? ग्रोथ से। ग्रोथ हुआ तो महंगाई आया था। तो अगर अगर आपको इन्फ्लेशन महंगाई को कम करना है तो रूट काटो। रूट क्या था? ग्रोथ। तो ग्रोथ को कम करो। यस और नो? यस। दैट्स व्हाई ऑलवेज इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो सकता इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज इन्फ्लेशन उसका साथ साथ चल रहा है। और इन्फ्लेशन इज बैड फॉर कंट्री। इलेक्शन के टाइम में हॉट टॉपिक होती है, इसको कम करना है तो ग्रोथ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ से ही ऑरिजिन की आएगी। एनी प्रॉब्लम? नहीं। दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। व्हाट? ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। हम लोग आगे फिर से ये बात करेंगे, अच्छे से लिखेंगे वहां। अभी मैं सिर्फ आपको बोल दे रहा, इन्फ्लेशन के अंदर आगे हम लोग देखने वाले हैं 10 से 15 मिनट। ओके, नाउ लेट्स कम टू बिजनेस साइकिल मॉडल। व्हाट? बिजनेस साइकिल मॉडल किसे कहते हैं? बिजनेस साइकिल। देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका ये रोड है, आपका कोई ये गाड़ी है, इस गाड़ी को आप अगर हाईवे है तो बहुत तेजी अच्छे तरीके से चला रहे हैं। हाईवे पे स्पीड क्या होगा आपका? बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही कोई टाउन आ गया, सिटी आ गया, तो क्या होगा? आपके आपके वो ब्रेकर बहुत आएगा, जिसके कारण स्पीड आपको क्या होगा? कम करना। ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर होता है। हमेशा इकोनॉमी बढ़ते नहीं रहेगा, हमेशा इकोनॉमी कमते नहीं रहेगा। वो क्या? बढ़ते कमते रहते। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। समझ रहे हो? इसी चीज को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल मॉडल। बिजनेस साइकिल मॉडल। ठीक है, ओके। तो बिजनेस साइकिल मॉडल को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल मॉडल कहते हैं दैट इज शार्प कॉन्ट्रैक्शन, शार्प कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन in the economy in short term। ठीक है ना? दैट इज क्या? इकोनॉमी क्या कर जाए? एक्सपैंड कर जाए। एक्सपैंड करने का मतलब हाईवे पर स्पीड ग्रोथ बहुत चल रहा था, है ना? या फिर क्या? इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मतलब क्या? वो टाउन सिटी के अंदर आ गया होगा तो उसका क्या हो गया? स्पीड कम हो गया। दैट इज नोन एज व्हाट? बिजनेस साइकिल मॉडल। इसी को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल मॉडल। अब हमें समझना है बिजनेस साइकिल मॉडल के अंदर कैसे होता है, बढ़ना कमना क्या कहते हैं। सपोज आपका एक कंपनी, आपने एक कंपनी खोलना सोचा कि मैं एक बिस्किट कंपनी खोलता हूँ, ओरियो का कोई कंपनी खोलता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली जब आप कंपनी खोले तो आप क्या, अभी आप खोले थे तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्शन, लोग बहुत चाह रहे थे कि ओरियो का प्रोडक्शन वो चाह रहे थे, डिमांड कर रहे थे, तो आप धीरे धीरे क्या कर रहे थे? आपका ग्रोथ क्या हो रहा था? बिल्कुल सही जा रहा है, सही ट्रैक पे ये जा रहा है। ठीक है ना? डिमांड कर रहे हैं लोग, ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका ग्रोथ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इस पीरियड को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। कि इकोनॉमी हमारा क्या कर रहा है? एक्सपैंड कर रहा है। कब? जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा तब क्या कहेगा? कि हमारा इकोनॉमी एक्सपैंड कर रहा है। ओके, बट क्या हुआ कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज्यादा ओरियो खरीद रहे हैं, जिसके कारण प्राइस बढ़ गया। मार्केट के अंदर क्या आ गया? यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया। क्या आ गया? इन्फ्लेशन। महंगाई आ जाने के बाद सरकार ने जो है वो रोका। ठीक है, आप आपके प्रोडक्शन को रोका, लोन देना महंगा कर दिया, जिसके कारण इस पॉइंट को कहते हैं पीक। क्या कहते हैं? पीक। इस पीक पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद महंगाई ज्यादा हो जाने के कारण, ठीक है, और अदर फैक्टर्स के कारण हमारा क्या, धीरे धीरे आपका डिमांड करना कम हो गया। कम हो गया, समझ रहे हो ना? डिमांड धीरे धीरे कम हो गया, और इस पीरियड को कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक स्लो डाउन। कि अब जो इकोनॉमी है वो स्लो हो गई। इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज हो जाना। क्या हो जाना? इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो ये यहाँ तक पहुंच गया। अब सपोज और कोई फैक्टर के कारण लोग पास पैसे नहीं रहे। ठीक है, लोग पास बिल्कुल पैसे नहीं है आपका ओरियो खरीदने के लिए। इसके कारण और क्या, ये नीचे होता होता जा रहा है बिल्कुल, और ये नीचे होता जा रहा है। समझ रहे हो? तो यहां तक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन यहाँ। बट और लंबे टाइम के लिए स्लो डाउन, ये शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। और लंबे टाइम के लिए अगर रह गया, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? रीसेशन। क्या कहते हैं? रीसेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन रीसेशन। कि न्यूज़पेपर के अंदर आपको बहुत मिलेगा रीसेशन।
रिसेशन का मतलब है इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, स्टार्टिंग में कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन थोड़ा अगर मिडिल टर्म दैट इज मिडिल रन की ओर अगर डिक्रीज कर जाए 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तो उसे क्या कहें रिसेशन। एक 2 महीने के लिए करे, एक 3 महीने के लिए करे स्लो डाउन, ये चीज। बट और भी इकोनॉमी का घटिया बिल्कुल सिचुएशन आया जिसके अंदर बिल्कुल लोग डिमांड कर ही नहीं रहे, एक ओरियो का भी डिमांड नहीं कर रहे इकोनॉमी के अंदर, तो आपको क्या करना होगा? इस पॉइंट को कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं? ट्रफ, है ना? क्या कहते हैं? ट्रफ। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, इसको क्या कहते हैं? वन सेकेंड, सॉरी सॉरी। तो ये जो डिक्रीज कर रहा था इसे इकोनॉमिक स्लो डाउन कहिए या रिसेशन कहिए। क्या कहिए? रिसेशन। दोनों मतलब स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में नहीं है, कुछ पॉजिटिव पार्ट में ही है। ये ग्राफ इकोनॉमिक ग्रोथ की है और किसकी? आउटपुट की। आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट की। तो क्या हमारा इधर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है बट नेगेटिव नहीं है, दैट इज 1%, 2%, कुछ ऐसा है इकोनॉमिक ग्रोथ, समझ रहे हैं? बट तो उसे क्या कहते हैं? रिसेशन। बट और डिक्रीज करने लगे, और डिक्रीज करने लगे, ये निगेटिव में बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, इधर क्या है? नेगेटिव में होने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन के अंदर क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या नेगेटिव में होने लगती है, कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी को बंद करने के लिए बिल्कुल सोच रहे हो, आप घाटे में चल रहे हैं बिल्कुल, समझ रहे हो? लंबे टाइम के लिए ये पीरियड जो है वो क्या 6 मंथ के लिए है, समझ रहे हो ना? दैट इज 3 से 6 मंथ के लिए, और इधर 1 से 2 सालों के लिए, उसके बाद दैट इज डिप्रेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इनिशियली रिसेशन, बट लंबे टाइम के लिए डिप्रेशन। ओके। बट बट गवर्नमेंट ने कुछ मेजर लिया, लोगों के हाथ में पैसे दिए, ठीक है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इंसेंटिव दी, जिसके कारण धीरे धीरे ये इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आने लगी। तो इसे क्या कहते हैं? रिसेशन। ओ सॉरी, रिकवरी। क्या कहते हैं? रिकवरी। इकोनॉमी क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है, लाइक कोविड के टाइम में इकोनॉमी रिकवर कर रहा था, समझ रहे हो ना? रिकवरी। तो ये चीज फिर से रिकवर करने के बाद वो क्या फिर से क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, फिर से उसी तरीके से सेम प्रोसेस चलते रहेगा। तो दिस इज आवर बिजनेस साइकिल मॉडल। समझ में आ गया? बिजनेस साइकिल मॉडल क्या? आपने स्टार्टिंग में कंपनी खोला, एक्सपैंड किया, फिर ब्रेक लगा, स्लो डाउन आया, रिसेशन आया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई, ठीक है, फिर ज्यादा टाइम के लिए हो तो डिप्रेशन, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आ जाए? कम नहीं, निगेटिव में आ जाए, समझ रहे हो? फिर एक एक जो मिनिमम पॉइंट होगा कि यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद वो रिकवर करेगा, फिर से सेम प्रोसेस वो चलता रहेगा। सो दिस इज बिजनेस साइकिल मॉडल। ऑल ऑफ यू गेटिंग? अब हमें देखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, व्हाट इज इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्या है रिसेशन, क्या है, और क्या डिप्रेशन। ये चीज अच्छे से मेरे को बताइए, रिसेशन डिप्रेशन, बिकॉज न्यूज़पेपर में बहुत आर्टिकल आती है इसको। तो स्लो डाउन किसे कहते हैं उससे पहले देखिए, एक ईयर्स के अंदर कितने मंथ? 12 मंथ। इस 12th मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड करें, तो 4 3 जा 12, तो कितने कितने क्वार्टर बने? तो जो भी 4 पार्ट में डिवाइड किए उसको नाम दीजिए क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 एंड क्वार्टर नंबर 4। मतलब एक सालों को 4 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया गया, ताकि हर हर क्वार्टर को देखा जाए कि इस क्वार्टर के अंदर क्या हुआ है, छोटे स्केल पे देखा जाए, एक साल की बात नहीं किया जाए, एक क्वार्टर के अंदर कितनी महंगाई, कितनी बेरोजगारी, ताकि मेजर ले, समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें क्वार्टर में डिवाइड कर दी, दैट इज 3 3 मंथ की क्वार्टर, 3 3 मंथ। अगर बात करें, ये अगर मार्च अप्रैल में है, मार्च अप्रैल में, ये क्या जून जुलाई अगस्त, ये क्या सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये क्या दिसंबर जनवरी फरवरी, है ना? तो इस तरीके से क्वार्टर में डिवाइड कर दिया जाता है और देखा जाता है कि इस 3 महीने के अंदर कितना है,
महंगाई कितना है, बेरोजगारी कितना है, ओवरऑल कितना है, और उसके अकॉर्डिंग मेजर लेते हैं ताकि जो 12 मंथ का जो हम लोगों ने टारगेट सेट किया है कितना महंगाई होना चाहिए वो फुलफिल हो सके, ठीक है ना। अब देखिए कि बात आता है इकोनॉमिक स्लो डाउन किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं अगर कोई भी क्वार्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाए, कम हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसे क्या कहेंगे, इकोनॉमिक स्लो डाउन। क्या कहेंगे, स्लो डाउन, मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। कब, जब कोई भी क्वार्टर, कोई एक क्वार्टर के अंदर, कितना क्वार्टर, एक क्वार्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम जाए तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। बट अगर दो क्वार्टर के अंदर, दो कंज्यूकेटिव क्वार्टर के अंदर, मतलब Q1 प्लस Q2 के अंदर क्या कर जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिसेशन। क्या कहते हैं, रिसेशन। लगातार दो क्वार्टर, मतलब 3 महीने प्लस 3 महीने, 6 महीने के लिए अगर हो जाए, लगातार ग्रोथ कम होता रहे, तो उसे क्या कहेंगे, रिसेशन। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ, कि इकोनॉमी के अंदर क्या आ गई है, रिसेशन आ गई है, लगातार 6 महीने 7 महीने तक क्या है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता जा रहा है, दैट इज नोन एज रिसेशन। बट दैट इज कंज्यूकेटिव क्वार्टर, रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज Q1 प्लस Q2, नॉट Q1 प्लस Q4। दैट इज Q1 के अंदर स्लो डाउन आया, Q2 अच्छा था, Q3 अच्छा था, दैट इज Q1 के अंदर स्लो डाउन आया, Q2 Q3 अच्छा था, Q4 खराब। तो इसे हम लोग रिसेशन नहीं कहेंगे, हम लोग इसे क्या कहेंगे, स्लो डाउन हुआ इकोनॉमी, दैट इज Q1 में और Q4 में। रिसेशन कब कहेंगे, जब दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब Q1 Q2 साथ आ जाए, Q2 Q3, Q3 Q4, समझ रहे हो ना। तो हम लोग कहेंगे कि रिसेशन लगातार, दैट इज, ऑलवेज रिमेंबर कि रिसेशन के अंदर कंसेक्यूटिव की बात होगी, दैट इज लगातार की बात, लगातार होना चाहिए, दो क्वार्टर के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ कम होना चाहिए। बट डिप्रेशन किसे कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं अगर कंज्यूकेटिव दो से ज्यादा, क्या दो से ज्यादा क्वार्टर के अंदर हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ कम, तो उसे कहते हैं डिप्रेशन, मतलब ग्रेटर देन Q1 प्लस Q2, समझ रहे हो ना। दैट इज Q1 प्लस Q2 Q3, तीन, दैट इज 3 क्वार्टर के अंदर कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन। लगातार 4 क्वार्टर के अंदर कम हो जाए, क्या कहेंगे, डिप्रेशन में इकोनॉमी। गेटिंग माई पॉइंट। तो फिर से स्लो डाउन किसे कहते हैं, एक क्वार्टर के अंदर अगर ग्रोथ कम हो, स्लो डाउन। दो क्वार्टर के अंदर लगातार ग्रोथ, दो क्वार्टर के अंदर ग्रोथ कम हो, रिसेशन। दो से ज्यादा क्वार्टर के अंदर अगर कम हो तो उसे क्या कहेंगे, डिप्रेशन। एनी प्रॉब्लम इन रिसेशन, डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ टर्म दैट इज कंज्यूकेटिव, लगातार कम होना चाहिए, नॉट Q1 Q4, Q1 प्लस Q2, Q2 Q3, Q3 Q4, समझ रहे हो ना। डिप्रेशन में भी लगातार दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव क्वार्टर में। ओके, ओके, सो दिस इज आवर, हमारा क्या आया, बिजनेस साइकिल मॉडल आया। ओके, अब हम लोग इस रिसेशन डिप्रेशन की क्या होती है हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है, किस तरीके से हमारा ये इकोनॉमिक साइकिल कैसे चला, ठीक है ना, यूएसए के अंदर। तो देखिए, अब एक चीज देखिए कि कभी भी हमारा इकोनॉमी के अंदर जंक लगे, जंक लगना का मतलब देखिए, जंक लगे, जंक लगने का मतलब क्या है, गाड़ी स्लो हो जाना। स्लो कैसे हो सकता है, रिसेशन के अंदर। और कैसे स्लो हो सकता है, डिप्रेशन के अंदर। अभी देखिए, डिप्रेशन के अंदर, यहाँ पर क्या देखे, कंज्यूकेटिव टू क्वार्टर, यहाँ पर क्या देखे, ग्रेटर देन कंज्यूकेटिव टू क्वार्टर, यही ना। इकोनॉमी के अंदर जंक लग जाए, रिसेशन से लग सकता है, डिप्रेशन से लग सकता है। अब जंक लगने का मतलब है कि ग्रोथ कम होना, क्या, ग्रोथ कम होना। ओके, ग्रोथ कम होने का मतलब क्या, आउटपुट क्या है, अब वो कम प्रोड्यूस कर रही है, यस और नो, यस, कि वो आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रही है वो इकोनॉमी, ठीक है ना। आउटपुट कम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट उसके अंदर ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके अंदर वो कम है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें, मतलब कभी भी इकोनॉमी क्या होगा, जब डिप्रेशन, मतलब क्या होगा, जब रिसेशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, क्या होगा, कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो तो अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर क्या था, हमारा वार था। तो वार के टाइम में हम लोग क्या जानते थे,
कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन यूएसए ने किया बिकॉज डिमांड, वो डिफेंस प्रोडक्ट बनाता था, दैट्स वाई ग्रोथ अच्छा हुआ, दैट्स वाई यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ, है ना, देखो एक्सपेंड कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, एक्सपेंशन इकोनॉमी। बट क्या आया, ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन मतलब लगातार आउटपुट कम हो जाए 2 से ज्यादा क्वार्टर में, तो क्या हो गया, ग्रोथ कम हो गया, जंग लग गया, ग्रोथ कम हो गया। फिर से वो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बढ़ा, जान चुके हैं, वार से पहले बढ़ेगा, वार के बाद कम होगा, बिकॉज डिमांड करना कम कर दी। तो यहाँ पर क्या किया होगा, इकोनॉमी एक्सपेंड किया होगा, और यहाँ पर इकोनॉमी क्या होगा, स्लो डाउन, रिसेशन आ गया होगा, है ना। हाँ, इस तरीके से। ओके, अब उसी तरीके से धीरे धीरे ये ऐसे ऐसे चलता गया। जब भी रिसेशन आ रहा होगा, जब भी रिसेशन आ रहा होगा, तो क्या हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा होगा। जब भी रिसेशन आ रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा होगा, समझ रहे हो ना, दैट इज डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसे कुछ। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ग्राफ वही सेम चीजें जो अगला ग्राफ था वही शो कर रहा है, समझ रहे हो, कि कभी भी डिप्रेशन रिसेशन आएगा तो डिक्रीज करेगा, वार से पहले इंक्रीज करेगा, वार के बाद डिक्रीज करेगा, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो। दैट इज रिसेशन, डिप्रेशन, जंग लगेगा, कम होगा, वार से पहले बढ़ेगा, वार के बाद कम होगा, दैट्स सो दिस ग्राफ। नाउ लेट्स कम टू थर्ड सब टॉपिक, दैट इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। हमें क्या बात करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बेरोजगारी। क्या कहते हैं, बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कहते किसको, सबसे पहला चीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट को जानने से पहले अगर देखें कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। 140 हो रही है, लेकिन अभी तक वो एक्चुअल डाटा आई नहीं है, तो 130 करोड़ लेके चले, ठीक है। 130 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, बट ये 130 करोड़ लोगों में से सभी कोई काम नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? जैसे कि कौन कौन काम नहीं कर सकते, चाइल्ड हो गए, बच्चे, ओल्ड एज पीपल हो गए, ओल्ड एज पीपल हो गए, तो ये सब क्या काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो काम कर सकते हैं वो कितने लोग हैं, वो इंडिया के अंदर 70 करोड़ लोग, ना कितने लोग हैं, 70 करोड़ लोग हैं जो काम कर सकते हैं। अब देखिए, सिर्फ काम करना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, कि आप चाह रहे हैं कि मेरे को जॉब मिले, मेरे को जॉब मिले, आप आप उस लायक होना भी तो चाहिए। आप सोच रहे हैं मेरे को एप्पल में जॉब लग जाए, एप्पल की कंपनी में जॉब लग जाए, बट आपका उतना स्टैंडर्ड, आपका डिग्री भी तो होना चाहिए ताकि आपको जॉब लगे, दैट इज, उसको कहते हैं एबिलिटी। क्या कहते हैं, एबिलिटी। तो इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती है, एक क्या होता है, विलिंगनेस, विलिंगनेस, और दूसरा क्या होता है, एबिलिटी। विलिंगनेस एंड एबिलिटी। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, चाहत रखना, चाहत रखना, चाहत, आप चाहते हैं मेरे को ये जॉब लगे। एबिलिटी का मतलब होता है सक्षम, आप क्या हो, सक्षम हो, कि आप वो काम करने में सक्षम हो। आपको एप्पल में नौकरी लेना है तो आप सक्षम हो उसमें जॉब लेने के लिए, समझ रहे हो ना, आपका उतना डिग्री होना चाहिए। तो अगर कोई भी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ कोई अगर ओल्ड एज पीपल है, उनको उनको सपोज सपोज मान लेते हैं कि वो काम करना चाह रहे हैं, वो बहुत करीब, वो चाहते हैं कि मैं वो काम करूं, 10th फ्लोर पे ले जा करके ईटे को पहुंचाऊं, या मैं हार्ड हार्ड वाली वर्क करूं। तो ये क्या उनकी चाहत, बट क्या उनका एबिलिटी है, नहीं। दैट्स वाई वो क्या है, अनएम्प्लॉय, समझ रहे हो, वो हमारा क्या है, तो वो हमारा नहीं है लेबर, समझ रहे हो। तो एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है लेबर फोर्स। क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स, समझ रहे, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसे कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं वैसे लोग जिनको चाहत हो काम करने का, और साथ में साथ वो उनके पास एबिलिटी भी हो काम करने का, तो वो सब लोगों को कहा जाता है लेबर फोर्स। सिर्फ ये नहीं कि मेरे को मिले, मेरे को जॉब मिले, आप आप उस लायक हो भी, दैट इज एबिलिटी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज, आप उस लायक हो लेकिन आपको चाहत नहीं, तो क्या आप लेबर फोर्स नहीं है, समझ रहे हो। आप पढ़ लिख लिए, आप बैठे हुए हैं, आपको चाहते नहीं कि मेरे को जॉब मिले, तो क्या आप लेबर फोर्स के अंदर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो लेबर फोर्स के अंदर, लेबर फोर्स किसे कहते हैं, दोज पीपल हु आर विलिंगनेस टू वर्क, हु आर लुकिंग फॉर जॉब, एंड
एंड ऑल्सो एबिलिटी फॉर दोज वर्क। समझ रहे हो ना, उनके पास एबिलिटी भी होना चाहिए काम करने के लिए, उसे लेबर फोर्स कहते हैं। तो दोनों चीज होगा तभी काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। पहला तो चाहत होना चाहिए, दूसरा सक्षम होना चाहिए। समझ रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं। तो इंडिया के अंदर कितने लोग हैं जिनको चाहत भी है मैं काम करूं, और वो करने के लिए सक्षम भी है? कितने लोग हैं? 70 करोड़ लोग। कितने लोग हैं? 70 करोड़ पीपल, जिन जो चाहत भी रखते हैं और सक्षम भी। बट अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की ना बात कर रहे हैं। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि लोग जो सक्षम हो काम करने के लिए और एबिलिटी भी हो काम करने के लिए, दोनों चीज। अब हो सकता है ऐसे लोगों को किसी को जॉब मिले, अगर मिले जॉब तो उसे कहेंगे वो एम्प्लॉयड है। और हो सकता है ये लोग सक्षम भी है और क्या चाहत भी है, उनको जॉब नहीं मिली। आपके पास डिग्री भी है जो कंपनी खोज रही है, और आप चाहते भी कि उस कंपनी में जाए, बट वो कंपनी के अंदर वैकेंसी नहीं, तो क्या कहेंगे, आप अनएम्प्लॉयड है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि वैसे लेबर जो लेबर फोर्स के अंदर है और उनको जॉब नहीं मिली। समझ रहे हो, वैसे लेबर जो लेबर फोर्स के अंदर है, मतलब वैसे लेबर जो विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी रखते हैं काम करने का, बट उनको जॉब नहीं मिली। समझ रहे हो, विलिंगनेस भी है, वैसे लेबर जिनको विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, बट डज नॉट फाइंड जॉब, है ना? समझ रहे हो ना, लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। इसे क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड। कि वो लोग क्या, अनएम्प्लॉयड, एनी प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? लेबर फोर्स के अंदर जो लोगों को जॉब नहीं मिलेगा उसे अनएम्प्लॉयड लेबर कहेंगे। ओके। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब होता है कंट्री के अंदर कितना बेरोजगारी की दर है, कितना बेरोजगारी की दर है। तो आप अगर कभी भी परसेंटेज क्लास 7th 8th में पढ़े होंगे तो क्या देखते हैं कि नीचे में जो भी टर्म लिखना होता है कि हमें हमें किसी का भी दर निकालना है, दैट इज परसेंटेज, तो नीचे में क्या हम लिखते हैं, टोटल। कि टोटल कितनी है उसकी, टोटल बाई व्हाट, वो कितना है। 100 मार्क्स में से आप कितना लाए, तो 80 मार्क्स आपका ऊपर ना लिखाएगा कि 100 मार्क्स आपका टोटल, आपने 80 लाए। समझ रहे हो ना, तो ये तो ऐसे करके ना लिखाते हैं। हाँ। उसी तरीके से यहाँ पे टोटल नीचे लिखी, ऊपर में जिसका निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का निकाल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड कितना है। समझ रहे हैं? हाँ। इनटू व्हाट, 100 परसेंटेज के टर्म में, यानी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से टोटल कितनी है नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, तो नीचे में जो टोटल चीज, फिर ऊपर में जिसका निकाल रहे इंटू 100। तो टोटल कितनी है हमारी, 70 करोड़ है। लेबर फोर्स, पॉपुलेशन नहीं, जो काम करना चाह रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, वो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं और सक्षम है, दैट इज 70 करोड़। जिसमें में से बेरोजगार कितना है, 7 करोड़ इंटू 100, कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, दैट इज 10% इज आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी के, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसे कहेंगे, कि हमें देखना है कि कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं टोटल लेबर फोर्स में से। तो टोटल लेबर फोर्स डिनोमिनेटर में, ऊपर में अनएम्प्लॉयमेंट इंटू 100, 7 y 70 इंटू 100। इस तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% निकाल, यानी प्रॉब्लम नहीं। अब आप बताइए, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, वो चाहे तो क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है बेरोजगारी, चाहे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्या हो सकता है, कहे तो चाहे तो बेरोजगारी ज्यादा हो सकता है, चाहे क्या बेरोजगारी कम हो सकता है। अगर बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा होने का मतलब क्या, कि लोग ऐसे ही उनको जॉब ही नहीं मिली। जॉब नहीं मिल रही इसका मतलब क्या, कंट्री उनको बुला ही नहीं रही, कंट्री सॉरी कंपनी उसको नहीं बुला रही, डिमांड ही नहीं कर रही लेबर। डिमांड नहीं कर रही मतलब क्या,
कंपनी आउटपुट इंक्रीज करना नहीं चाह रही, तभी ना, यस और नो, यस और नो। फिर से, बेरोजगार लोग हैं, इसका मतलब क्या, कंपनी नहीं बुला रही है, कंपनी वैकेंसी नहीं निकाल, क्यों? क्योंकि आउटपुट की डिमांड कम है, इंक्रीज कम करना चाह रही है, दैट्स। इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा कब, जब ग्रोथ क्या होगा, कम होगा। जब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट का इंक्रीज क्या होगा, कम होगा। तो वो क्या, कंपनी जो है वो डिमांड क्या करेगी, कम करेगी, यस और नो। हाँ, तो बेरोजगारी क्या होगा, ज्यादा। एनी प्रॉब्लम नहीं, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, दैट्स वाई आउटपुट कम होगा, डिमांड कंपनी कम करेगी, बेरोजगारी ज्यादा होगा, दैट्स। कहां से, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना। और बेरोजगारी कम कब हो, कब कम होगी, जब ग्रोथ ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा करेगी, तो बेरोजगारी कम होगी, यस और नो। यस, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा होगा, लेबर की डिमांड कंपनी ज्यादा करेगी, तो बेरोजगारी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, है ना। तो यहां से क्या देखें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट, इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में क्या है, उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, निगेटिव रिलेशनशिप। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज द रिलेशन। एनी प्रॉब्लम, कि ग्रोथ अगर बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, सिंपल चीज है, डिमांड ज्यादा करेगी कंपनी। और ग्रोथ अगर कम होगा तो कंपनी कम डिमांड करेगी, आउटपुट कम होगा, दैट्स व्हाई बेरोजगारी ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज, अब इकोनॉमिक ग्रोथ कब ज्यादा था, ग्राफ को अगर समझना है तो ऐसे ही, पहले ग्रोथ कब ज्यादा था, बिफोर वार, वार से पहले, समझ रहे हो ना। और इकोनॉमिक ग्रोथ कब कम था, आफ्टर वार, आफ्टर वार। और कब, जब डिप्रेशन आ जाए और रिसेशन आ जाए, यही ना, रिसेशन। तो ग्राफ जो बनेगा, डिक्रीज करेगा कहां पर, जहां, इंक्रीज करेगा जहां वार आएगा, और डिक्रीज करेगा जहां पर वार के बाद रिसेशन हो, डिप्रेशन। वही हमारा ग्राफ शो करेगा ये, देखना। जब डिप्रेशन, क्या था डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का मतलब अभी हम लोग देख चुके, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाना, कम हो जाना। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया जाए, जिससे आउटपुट क्या होगा, कम होगा, डिमांड कंपनी क्या करेगी, कम करेगी, डिमांड कंपनी कम करेगी तो बेरोजगारी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ग्राफ में आप देख लीजिए, बेरोजगारी ज्यादा है, हाँ या ना, देखिए, इंक्रीज कर, ठीक है ना ये। फिर धीरे धीरे कम हो गया होगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हुआ होगा। फिर से ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पर आया, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। फिर से यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी दर क्या हुआ, इंक्रीज कर गई, सेम स्टोरी, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ होगा, आउटपुट कम हो गया, डिमांड कम हुआ होगा, बेरोजगारी बढ़ गया। फिर से ये डिक्रीज किया होगा, क्योंकि साइकिल चलता है, समझ रहे हो ना। वार से पहले, वार से यहाँ पर देखो पहले, ये वार का पहले क्या है, बेरोजगारी बिल्कुल कम है, मिनिमम पॉइंट पर है बेरोजगारी दर, वाई, क्यों सबसे कम पॉइंट पर, क्योंकि वार से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था, ज्यादा था, क्योंकि लोग डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट। लेकिन वार के बाद देखो बढ़ गया ना, इधर बढ़ गया, इधर आप देखो वार के बाद देखो बढ़े। तो इसे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया वार के बाद। जब कभी भी रिसेशन आया, कभी भी रिसेशन आया तो देखो कम गया, ब्रेक लगा, कम गया। दैट इज रिसेशन से पहले बेरोजगारी क्या होगा, ज्यादा, है ना। ये देखो, रिसेशन मतलब ब्रेक लगना, ब्रेक लगना मतलब कंपनी कम डिमांड कर रही है, बढ़ गया बेरोजगार, बढ़ गया बेरोजगार, कम बढ़ा, इंटेंसिटी इसकी क्या है, कम है, जब रिसेशन होगा तब, क्योंकि रिसेशन कम टाइम के लिए होता है, बट डिप्रेशन का इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ने का, समझ रहे हो ना। तो ये चीज, रिसेशन छोटे टाइम के लिए होता है तो कम वो, कम इंक्रीज होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बट डिप्रेशन लंबे टाइम के लिए होता है तो ज्यादा इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा टाइम के लिए कम। सो दैट्स ग्राफ, सो एनी प्रॉब्लम, नहीं ना, नहीं। ओके, लेट्स कम टू इन्फ्लेशन। क्या, इन्फ्लेशन, दैट इज फोर्थ, फोर्थ टॉपिक। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था कहाँ से, हम हम लोगों ने आज स्टार्टिंग किया, once again, बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल मॉडल से पहले इकोनॉमिक ग्रोथ,
बिजनेस साइकिल, अनएम्प्लॉयमेंट, लेट्स कम टू इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन किससे कहते हैं? ये चीज, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जो डेली न्यूज़पेपर में महंगाई महंगाई आती रहती है, महंगाई महंगाई किसे कहते हैं, महंगाई कहाँ से आता है, ये चीज। तो महंगाई का मतलब क्या है कि दाम बढ़ जाना, मतलब प्राइस बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं, महंगाई। अगर लंबे टाइम के लिए बढ़े, मतलब ओवर टाइम, समझ रहे हो ना, लंबे टाइम के लिए बढ़े, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। मतलब प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लंबे टाइम के लिए बढ़े, तो क्या कहेंगे, मार्केट के अंदर क्या आ गई, महंगाई आ गई है। ओके, इन्फ्लेशन। तो हम लोग क्या कहते हैं इसे, प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम, प्राइस इंक्रीजेस ओवर टाइम, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाट, इन्फ्लेशन। ठीक है, कि प्राइस लगातार बढ़ते रहे, इसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की अलग अलग टाइप भी होती है, क्या होते हैं वो आपको फोर्थ सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है, दैट इज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर के अंदर, यूनिट नंबर 5। अभी नहीं पढ़नी, ठीक है। तो अभी देखना है कि महंगाई किसे कहते हैं, प्राइस लगातार बढ़ता रहे, बढ़ता रहे बढ़ता रहे, हो सकता है बहुत ज्यादा बढ़ता रहे, बहुत ज्यादा बढ़ता रहे, तो इसे क्या कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, समझ रहे हो, तो उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ओके, दैट इज, अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, एक्सट्रीमली प्राइस राइजिंग ओवर टाइम, है ना, मतलब प्राइस बहुत तेजी से राइज कर रही है, 1000%, 2000%, 500% से प्राइस राइज कर रही है, 500% वहां पे इन्फ्लेशन, तो उसे कहते हैं, ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली राइजिंग प्राइस ओवर टाइम, समझ रहे हो ना, लगातार बढ़ते रहे। ओके, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो क्या हो, ट्रिपल डिजिट में हो, कितने डिजिट में हो, 3 डिजिट में, 100%, 500%, 4 डिजिट में, 1000% से प्राइस राइज कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट, तो इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है 1 डिजिट में हो, 1 डिजिट या 2 डिजिट, है ना, 1 डिजिट या 2 डिजिट, या 2 डिजिट में हो तो कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे 5%, 7%, समझ रहे हो ना, तो ये सब चीजें 10%, 12%, तो इस सब चीज को कहते हैं महंगाई है मार्केट के अंदर। ओके, अब देखो एक और टर्म होता है, दैट इज डिफ्लेशन। क्या होता है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन किसे कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं हम लोग, डिफ्लेशन कहते हैं जब प्राइस हमें डिक्रीज होता रहे, क्या, प्राइस रिड्यूसेस ओवर टाइम, डिक्रीजेस ओवर टाइम, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिप्रेशन। क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मतलब प्राइस बढ़ता नहीं, इस बार कमता रहे, क्योंकि लोग डिमांड कम कर रहे हैं। आपको कोई बिस्किट की फैक्ट्री थी, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस चीज की प्राइस कम कर देंगे, यस और नो, यस। तो उस चीज को क्या कहेंगे, डिफ्लेशन आ गया इकोनॉमी के अंदर, दैट इज 1%, है ना, माइनस में प्राइस राइज हो रहा है, -5% से प्राइस राइज हो रहा है, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए इंडिया के अंदर जो बैंड है ना, देखिए महंगाई होना इज बैड फॉर कंट्री, बट अगर महंगाई खराब बात है, अभी हम लोगों ने स्टोरी एक बात किया था इससे पहले, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बात किया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, है ना, कुछ देर पहले हम लोगों ने स्टोरी सुना इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ठीक है। दैट इज, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ कराना है तो क्या, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो क्या होगा, ये बताइए, आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कंपनी लेबर की डिमांड क्या करेगी, ज्यादा करेगी, डिमांड फॉर लेबर ज्यादा। अगर लेबर की डिमांड ज्यादा है तो उनके पास पैसे क्या होगा, वेज क्या होगा, ज्यादा, इनकम लेबर के पास क्या होगी, ज्यादा, तो वो डिमांड जो करेंगे किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो क्या करेंगे, ज्यादा। ये प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। तो ये चीजें कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा, लेबर डिमांड ज्यादा, वेज ज्यादा, इनकम ज्यादा, लेबर गुड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा करेगी, जिसके कारण डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, जिसके कारण मार्केट में इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है ना, हाँ, लंबे टाइम के लिए हो तो महंगाई आती है। तो महंगाई, इन्फ्लेशन कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से ओरिजिन होती है, तो यहाँ से ओरिजिन होती है, प्रॉब्लम नहीं। बट
इन्फ्लेशन इज अ बैड, क्या है इन्फ्लेशन, ये क्या है बैड चीज फॉर इकोनॉमी, क्योंकि ये ब्रेक लगा रहा है। ये क्या है अच्छी, अच्छा है क्योंकि ये एस्लेटर है ना, ये गुड। अब अच्छा है खराब है, तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना सोच रहे हैं कि मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंक्रीज करे, तो आप जान लेना कि आपका महंगाई भी आने वाले टाइम में होगा ही होगा, दैट इज बैड भी साथ साथ चलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ आप अगर कम करना सोच रहे हैं तो जान लीजिएगा कि आपका महंगाई कम होगा फ्यूचर में जाके, समझ रहे। इसलिए ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा चीज है एक खराब चीज, आप अच्छा चीज बढ़ाना चाह रहे हैं साथ में साथ खराब साथ आ गया, आप खराब को कम करना चाह रहे हैं साथ में साथ अच्छा भी कम हो गया। तो इस चीज को क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ कहते हैं। मतलब आप ये काम करना, आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो ये काम करिए चाहे तो ये काम करिए, उस चीज को क्या कहते हैं, ट्रेड ऑफ कहते हैं। कि आप चाहे तो अभी पढ़ाई करिए, चाहे तो आप कोई कंपनी में जाकर के कोई कंपनी में जाके जॉब करिए, ट्रेड ऑफ है कि आप पढ़ाई करिएगा या जॉब करिए। अगर आप पढ़ाई करिएगा तो आपका जॉब नहीं रहेगा, गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, और आप अगर जॉब करिएगा तो आपका पढ़ाई नहीं रहेगा, दैट इज नोन एज ट्रेड ऑफ, कि एक पे पैर रखा तो दूसरा फिसला, गेटिंग। हाँ, उसी तरीके से यहाँ पर कि अगर आप ग्रोथ ज्यादा कराना चाह रहे हैं तो इन्फ्लेशन क्या होगा, साथ में साथ ज्यादा आएगा। अगर आप इन्फ्लेशन को कम करना चाह रहे हैं तो ग्रोथ भी क्या होगा, कम। तो एक पे पैर रखिएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा पे पैर रखिएगा तो पहला जाएगा, दैट इज नॉन एज ट्रेड ऑफ, इन प्रॉब्लम नहीं। सो देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन व्हाट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ क्यों हुआ समझ में आया, बिकॉज वाई, बिकॉज ग्रोथ अगर आपको बढ़ाना है तो महंगाई भी आई, जो कि बैड थिंग है, हम नहीं चाहते लेकिन आई। उसी तरीके से ग्रोथ अगर आपको महंगाई को कम करना है तो जो आपकी अच्छी चीज है वो भी कम हो जाएगी, समझ रहे हो। एक चीज, कोई अच्छा चीज आप करना सोचे हुए ना, तो साथ में साथ कुछ खराब भी चीजें हो जाएगी। आपने अच्छा सोचा कि चलो कंपनी में जॉब कर लेते, लेकिन खराब हो जाएगा, आप पढ़ाई अपना छोड़ देंगे, समझ रहे हो। दैट इज द ट्रेड ऑफ, ओके, देयर इज अ ट्रेड ऑफ, एक पे पैर रखी। अगर ग्रोथ बढ़ाना है तो इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा, ग्रोथ कम करना है, महंगाई कम करना है, ग्रोथ कम करना है। इसीलिए ये दोनों के बीच में बैलेंस्ड अप्रोच बहुत जरूरी है, क्या, बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है ना, बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि ग्रोथ भी होता रहे और महंगाई भी थोड़ी थोड़ी रहे, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हम लोग महंगाई को बिल्कुल कम रखना चाहते हैं तो ग्रोथ होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो कंट्री के लिए वो खराब बात है। दैट्स वाई ग्रोथ भी होता रहे, थोड़ी थोड़ी महंगाई भी रहे। महंगाई थोड़ी थोड़ी रहना अच्छी बात है, ज्यादा खराब बात नहीं। तो जो अच्छी बात है आरबीआई के थ्रू, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू जो है वो महंगाई की दर जो है वो 2% से 6% के बैंड में होना चाहिए। इतना महंगाई होगा तो ठीक है, इससे ज्यादा महंगाई होगा तो खराब बात है इकोनॉमी के लिए, समझ रहे हो। 2 से 6% ये फिक्स कर रखे कि 2 से 6% तक ठीक है, उससे ज्यादा हुआ तो फिर हम लोग कुछ सोचेंगे, समझ रहे हो। हाँ, तो अभी जो है करंट के अंदर, दैट इज 2022 के सितंबर के अंदर, जो महंगाई है इंडिया के अंदर वो है 7%। कितने की, 7%, 7.04 समथिंग परसेंट की, ठीक है। तो ये चीजें हमारा आया इन्फ्लेशन के अंदर, समझ रहे हो। मतलब जब ग्रोथ ज्यादा होगा तो महंगाई क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, या सुन लो। हाँ, जब इकोनॉमी ग्रोथ ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन क्या हुआ होगा, वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, साथ साथ चला होगा। कहां पर, बिफोर वार, या सुन लो। हाँ, वार से पहले ये केस हुआ होगा कि वार से पहले महंगाई क्या होगा, ज्यादा। लेकिन इकोनॉमिक जब महंगाई कम होगा, कब कम होगा महंगाई, जब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा तब महंगाई क्या होगा, कम होगा। कब इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा, वार के बाद, समझ रहे हो। हाँ, वार के बाद, ठीक है। या डिप, या रिसेशन वगैरह सबके टाइम, रिसेशन वगैरह सबके टाइम। आइए अब ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं इसे। देखिए, अब अभी बोले जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा तो महंगाई ज्यादा होगा, तो वार से पहले क्या है, ज्यादा है। वार के बाद क्या है, डिफ्लेशन का टाइम आ गया, प्राइस कम होता चला, ये ठीक है, ये चीज।
सिविल वार कभी भी आएगा, कहीं कहीं खाने पीने के लिए लड़ाई हो रहा है तो प्राइस वहां पे राइज करेगा ही करेगा। फिर सिविल वार खत्म होगा तो ये कम होगा ही होगा। समझ रहे हो ना? हाँ। वार से पहले ग्रोथ क्या होगा? ज्यादा होगा। 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्या हुआ? ग्रोथ ज्यादा। वार के बाद क्या हो गया? ग्रोथ कम, तो महंगाई कम। एनी प्रॉब्लम नहीं। डिप्लेस डिप्रेशन, डिप्रेशन में लोग के पास पैसा ही नहीं है, वो डिमांड ही नहीं कर रहे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो महंगाई क्या होगा? कम होगा, बिल्कुल प्राइस बढ़ेगा ही नहीं और निगेटिव में हो जाएगा। दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर आ गई, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल कम हो गया, डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा कम हो गया, लोग के पास पैसे नहीं है, वो डिमांड ही नहीं कर रहे। फिर फिर वर्ल्ड वार टू आया, बढ़ गया। बिफोर वर्ल्ड वार टू फिर ये बढ़ता ही रहा धीरे धीरे। समझ रहे हो ना? क्यों बढ़ता रहा? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ साथ हो रहा था। दैट्स वाई यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीजें है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो महंगाई भी होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर नहीं होगा तो अगर अगर महंगाई नहीं कराना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम करना है। इसीलिए अभी बहुत न्यूज में है, अभी बहुत न्यूज में चल रहा है, सभी कंट्री के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है। यूएसए हो, यूरोपियन यूनियन हो, इंडिया हो, चाइना हो, सभी के अंदर क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा है। अब इस महंगाई को बहुत ज्यादा है तो इस महंगाई को कम करना है, तो कैसे कम करेंगे? ओरिजिन कहाँ से किया? उसी को न काटो, ग्रोथ से किया, तो ग्रोथ को कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना पड़ेगा? कम करना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुआ तो क्या कहेंगे? स्लो डाउन हुआ। लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर कम होगा तो क्या कहेंगे? रीसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इकोनॉमी के अंदर रीसेशन आएगा। समझ रहे हो? इसीलिए आप डेली न्यूज़पेपर में आप अगर देख रहे होंगे, जो जो बिजनेस सेक्शन है उसके अंदर कहा जा रहा है कि यूरोप के अंदर रिसेशन आने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ वो कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके कम कर रहे हैं। कैसे? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे हो? इंटरेस्ट रेट बढ़ना। अब मैं बताऊं कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ना मतलब, आप बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपको लोन लेना महंगा या सस्ता? बताइए। कॉस्ट ऑफ लोन इंक्रीज और डिक्रीज? महंगा। महंगा हो गया कॉस्ट ऑफ लोन। लोन लेना महंगा हो गया तो डिमांड जो है, लोग लोन की क्या करेंगे? कम करेंगे, कि मैं लोन नहीं लूंगा, मैं लोन अब नहीं लूंगा। अगर लोग डिमांड कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट अगर वो कम करेंगे, क्योंकि लोन महंगा हो गया है, तो आउटपुट क्या होगा? कम। अगर आउटपुट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कम। अब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम हो गया तो हम लोग सीधा जानते हैं, ग्रोथ कम होगा, आउटपुट कम होगा, लेबर की डिमांड कम करेंगे, इनकम कम होगा। अगर इनकम कम होगा तो फिर से वही चीज, क्या चीज? लोग की पैसा कम है तो डिमांड कम करेंगे मार्केट से, दैट्स वाई प्राइस भी क्या होगा? कम। मतलब इकोनॉमी, दिस इज इकोनॉमी, इसे कहते हैं इकोनॉमी। कितना इंटरेस्टिंग ये छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल पूरे इकोनॉमी। मतलब आप अगर 10 दिन 20 दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपको जोड़े रखे। क्या चीज? हर डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कंट्री इंक्रीज इंक्रीज कर रही है महंगाई को कम करने के लिए। क्यों कर रही है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज? ताकि लोन महंगा होगा, डिमांड लोन की कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिससे आउटपुट कंपनी कम प्रोड्यूस करेगी, ग्रोथ कम। ग्रोथ कम कराना है तो एक तरीका है उसका, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर बढ़ा दो। लोन ही लेना महंगा हो जाएगा, कंपनी बनाएगी ही नहीं। समझ रहे हो ना? सॉरी, इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ा दो। समझ रहे हो ना? ग्रोथ कम करना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा दिया, महंगा हो गया लोन लेना, ग्रोथ कम हो गया, महंगाई कम हो गया। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? ग्रोथ को कम करते हैं, महंगाई को कम करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट टू एक्सप्लेन वाई, टू एक्सप्लेन हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। ठीक है? इन्फ्लेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो इस तरीके से रिड्यूस किया जाए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, महंगा हुआ लोन लेना, लोन नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, आउटपुट कम होगा, ग्रोथ कम होगा, जिसके कारण ग्रोथ कम होगा तो लेबर की डिमांड कम करेंगे, इनकम कम होगा, प्राइस कम। दैट्स द लैंग्वेज प्रॉब्लम। समझ में आ गया? हाँ या ना?
This is the relation between inflation and economic growth. That is what there is a trade off between. समझ रहे हैं? हाँ, तो ये चीज। अब अगर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है, इन्फ्लेशन को अगर ज्यादा करना है, ज्यादा मतलब क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ कब ज्यादा होगा, जब इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है मतलब लोन चीपली प्रोवाइड हो रहा है, कंपनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इस कारण ग्रोथ ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम हो। यस और नो? यस। लाइक कोविड के टाइम, कोविड के टाइम, समझ रहे हो ना, ग्रोथ ज्यादा कराने सभी कोई कंट्री सोच रहे थे, सभी कोई इंटरेस्ट रेट कम थी। बट आफ्टर कोविड, नाउ 2022, इन्फ्लेशन को कम करना सोच रही है। इन्फ्लेशन कम करना है तो क्या करना होगा, ग्रोथ को भी कम करना होगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, लोन लेना महंगा कर दो। एनी प्रॉब्लम? सो दिस थिंग, जो हमें इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट के बीच में ये रिलेशन। ओके, अब हमें क्या, लेक्चर नंबर 2 जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उससे पहले आप लोग इस लेक्चर को देख लिए, तो ये आप लोगों के लिए क्या था, एक तरीके से जिन्होंने पे नहीं किया, जो इनरोल नहीं किए, उनके लिए ये क्या था, दैट इज डेमो, उनके लिए डेमो क्लास थी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बैच से जुड़े, जो आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, अभी तक सिर्फ 2 लेक्चर्स हुई है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आप बैच से जुड़े, तो आप सिर्फ 8252355591 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करें, ठीक है। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको एक, इसके बाद एक आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा, इसको फिल करना है। आप अपना डाटा, नेम वगैरह सारा चीज, जीमेल वगैरह सारा चीज, ओके। गूगल, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको पेमेंट के लिए बताया जाएगा कि पेमेंट आपको कैसे करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको जो है सारे वीडियो की लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड की जाए, सारे लेक्चर्स प्रोवाइड की जाए, जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। इसी तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके सेमेस्टर के 20 से 25 लेक्चर होंगे, वो सारे आपको प्रोवाइड की जाएगी। कैसे? तो आपसे मेल लिया जाएगा, जीमेल लिया जाएगा, जो जो ये गूगल फॉर्म है, इसके अंदर आप जो अपना मेल देंगे, पर्सनल मेल, इसी मेल के से ही सिर्फ आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और किसी दूसरे मेल से आप नहीं देख सकते वीडियो, या कोई और नहीं देख सकते। तो जो आप जीमेल प्रोवाइड किए हैं, सिर्फ उसी जीमेल से आप देख सकते हैं, वरना नहीं देख सकते। समझ रहे? तो इस तरीके से वर्क होगा। फिर आप पेमेंट करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट होती रहेगी, लाइक व्हाट, क्लास नोट्स, जो यहाँ पे पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ, ओके, दैट इज क्लास नोट्स प्लस क्या, रीडिंग की नोट्स। मतलब हर एक हमारे वीक, एक वीक के अंदर 2 लेक्चर होती है पर वीक। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर। एक वन, 1 से 1.5 घंटे की हमारा क्या होता है, 2 लेक्चर होती है एक वीक के अंदर, ठीक है। ये चीज है। तो ये लेक्चर्स जो होती है, इसमें कहाँ से पढ़ाया गया है, जो 8 से 10 पेज से पढ़ाया गया है, वो आपको पेज दिया जाएगा कि ये पेज आप पढ़ करके आइए। दैट इज होमवर्क आपको दिया जाएगा कि ये चीजें आप पढ़ लीजिए, ये क्लास के साथ साथ आप पढ़ लीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करने के बाद आपको क्या, जब हमारा 20 से 25 लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट, दैट इज 2 to 3 मंथ में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 20 से 25 लेक्चर, हर वीक 2 लेक्चर्स होगी, 1 से 1.5 घंटे की होगी। 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिविजन, और क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ओके। हाँ, और ये सारा चीज आपको सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा कितने में, ओनली 99 रुपीज पर सेमेस्टर। कितना? ओनली 99 रुपीज पर सेमेस्टर में, पूरे सेमेस्टर के लिए आपको, आपको व्हाट, लाइव क्लास भी होगा, लाइव क्लास भी होगी 2 दिन वीक के अंदर, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड की जाएगी, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं सेम सेम वे में रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी।
फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लास नोट्स, रीडिंग नोट्स मिलेगी। ओके, फिर आपको रिवीजन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो ये सब चीजें, साथ ही साथ आपको स्टडी इकोनॉमिक्स .co.in पे सारा बुक हो, लेक्चर्स हो, चाहे क्लास नोट्स हो, आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा। क्या चीज? study.economics.co.in, ठीक है ना? इस पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये मेरा वेबसाइट है। तो ओके, अगर आप कोई भी इनरोल करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में इनरोल कर लें ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। आप 1 महीने के बाद भी इनरोल करेंगे तो आपको 99 ही चार्ज पे करना पड़ेगा। आप अभी भी इनरोल करेंगे तो 99 ही चार्ज करना पड़ेगा। बट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि आपको अभी से मिलेगी लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स। समझ रहे हो? आप 1 महीने बाद अगर करते हो तो 1 महीने बाद आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगी। समझ रहे हो ना? अभी से करते हो तो आपको वही, लेकिन व्हाट, अमाउंट बिल्कुल सेम। आपको नोट्स, क्लास नोट्स बुक के ऊपर ऐड किया जाएगा, ठीक है? अभी से ही किया जाएगा। सो दैट्स वाई अभी से आप इनरोल करिए। फिर हम लोग ये जो हमारा मकसद है बिल्कुल, कि चीप चीप वे में बिल्कुल इकोनॉमी के नॉलेज को स्प्रेड करना, ठीक है ना? स्प्रेड करना ताकि सभी को, कोई को हेल्प हो सके। मैंने अगर कोई पढ़ा है तो सिर्फ ऐसे ही मेरा पढ़ाई नहीं रहे, मैं दूसरे को हेल्प करूँ। समझ रहे हो ना? एंड दिस इज सिंपली फॉर रजिस्ट्रेशन फी एंड नथिंग। दिस इज सिंपल अमाउंट फॉर रजिस्ट्रेशन फी एंड नथिंग एल्स, पूरे सेमेस्टर की। ठीक है? तो चलिए, हम लोग लेक्चर नंबर सेकेंड में मिलेंगे। ठीक है? जिन्हें इनरोल करना है वो इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। फिर आपको आगे की प्रोसेस बताया जाएगा कि आप कैसे ज्वाइन करें। ओके, सो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।